दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कारगिल वार की। सबसे पहले बात कहूंगा, कारगिल के वार के अंदर जो धोखा दिया गया था वो इंडिया के अंदर से दिया गया था। वो एएस दुल्लत थे जो बाद में रॉ के चीफ बने, उनको स्पेशली लाया गया था आईबी से और लाया गया था ब्रिजेश मिश्रा के द्वारा जो उस टाइम पे एनएसए थे। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कारगिल की थी वो थी दुल्लत के ऊपर और ये कहा जाता है इंटेलिजेंस फेलियर था। फिर इसके साथ साथ जो हमारे रॉ के चीफ थे अरविंद दवे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। लेकिन जब कारगिल वार हुआ और इंटेलिजेंस फेलियर सामने आया तो दुल्लत को बना दिया गया रॉ का चीफ और अरविंद दवे को बना दिया गया गवर्नर। जो हमारे वीपी मलिक थे जो आर्मी के चीफ थे, पहले उन्होंने कहा जी हमें एयरफोर्स की जरूरत नहीं, मतलब बगैर एयरफोर्स के वार लड़ेंगे, क्योंकि क्रेडिट लेना चाहते थे पूरा। इस वजह से हमारे जितने लॉसेस हुए आधे हो जाते अगर हम एयरफोर्स शुरू से यूज करते। फिर जब आगे चले तो देखा गया कि हमारे कैसे आर्मी के लॉसेस हो रहे हैं। फिर बोफोर गन्स को लगा दिया गया। जब बोफोर गन्स लगा दी गई तो उस टाइम पे फिर देखा गया कि हमारे पास तो एमुनिशन नहीं है। 10 दिन का एमुनिशन था तो बोफोर गन्स चल नहीं सकती थी। तो उस टाइम पे एक मैसेज भेजा गया। मैं उस टाइम पे बैठा था फॉरेन के अंदर, वहां पे मैसेज आया कि हमें इसका एमुनिशन चाहिए। तो हमने, और 10 दिन का हमारे पास रह गया एमुनिशन, और हमने उसी टाइम पे अपने सोर्सेज से बात की और मैसेज भेज दिया नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में कि आप अपने प्लेन भेजिए और बोफोर्स का एमुनिशन रेडी है। वो आ गया तो बोफोर गन चलनी शुरू हो गई। साथ में एक और बात थी कि इनके पास अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। अब एक आर्मी के चीफ की ड्यूटी बनती है कि अपने बॉर्डर्स को सेफ गार्ड करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है गवर्नमेंट को बताए। वाजपेयी को तो नहीं पता या फर्नांडिस को तो नहीं पता किन चीजों की जरूरत है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। फिर वाजपेयी ने कह दिया कि हमारे जो प्लेन है अगर आप उनको यूज करोगे तो आप बॉर्डर को पार नहीं करोगे। इससे भी हमें बड़ा नुकसान हुआ। फिर एक रॉ के ऑफिसर थे जिनका नाम मैं कहूंगा मेजर आरएस बेदी, जो उस टाइम पे स्पेशल सेक्रेटरी थे और रॉ के एयर विंग के चीफ थे। उनको अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा एक रिवार्ड दिया गया क्योंकि 1965 वार के अंदर वो इंजर्ड हो गए थे बड़े स्पेशल ऑपरेशन के अंदर। इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर ने उनको रिसेंटली अवार्ड दिया 65 के वार के एनिवर्सरी के ऊपर। तो उन्होंने अप्रोच किया कि हमसे तो कोई पूछ नहीं रहा। उन्होंने डायरेक्टली अप्रोच किया, गवर्नमेंट को अप्रोच किया, आर्मी और एयरफोर्स को अप्रोच किया कि आप हमारी मदद दीजिए। फिर उन्होंने पूरी डिटेल दी। कहते मैंने पूरी डिटेल दी कहां कहां पे, क्योंकि हमारा जो एयर विंग है वो पूरी की पूरी स्क्रूटनी कर सकता है और उन्होंने पूरी डिटेल दी, हेड काउंट दिए कहां कहां पे इनके लोग बैठे हैं सुरंगों के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया ने यूएस से हेल्प मांगी थी, हमें सैटेलाइट दिया, तो यूएस को सैटेलाइट देगा, लेकिन किसी ने हमसे नहीं पूछा। और इसी चक्कर में आरएस बेदी को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन भी मिली। लेकिन एक और बात साथ में आती है, जब सारा वार चल रहा था, स्टार्ट हुआ वार, तो अटल बिहारी को वाजपेयी बड़ा दुख हुआ कि वार स्टार्ट हो गया और जो हमसे प्रॉमिस किया था नवाज शरीफ ने वो तो पूरा नहीं किया। तो उन्होंने नवाज शरीफ को फोन मिलाया और साथ में दिलीप कुमार जो हमारे एक्टर थे उनको बुला लिया और नवाज शरीफ से बात की। नवाज शरीफ ने कहा था मुझे तो पता नहीं है। उस टाइम पे दिलीप कुमार ने कहा आप जब ऐसी हरकत करते हो तो हम जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं मुस्लिम, हमको बहुत तकलीफ होती है, हमारे पे शक की उंगली उठाई जाती है। उसके बाद जब देखा कि शरीफ ने क्या हुआ तो शरीफ ने मुशर्रफ से पूछा। मुशर्रफ ने एडमिट किया कि मैंने किया है, लेकिन मैं तो कर लिया, मेरी तो मर्जी, मैंने जो किया है। तो नवाज शरीफ कुछ बोल नहीं पाए। फिर और बहुत सी बातें आती हैं, जैसे आपने कहा एमुनिशन का डिपो उड़ा दिया गया। जब वार था तो उस टाइम पे बरखा दत्त वहां पे पहुंच गई। अब बरखा दत्त पहुंची तो अपने साथ, मतलब एक मीडिया वाले पहुंच गए वार जोन के अंदर। आपको याद होगा कि जब 9/11 हुआ था तो भी बरखा दत्त पहुंच गई थी, क्या 26/11 हो तब भी बरखा दत्त पहुंच गई थी। और बरखा दत्त पूरी की पूरी वहां पे रिकॉर्डिंग कर रही थी, रिकॉर्डिंग करके लाइव दिखा रही थी पाकिस्तान के अंदर, जिससे पाकिस्तान के अंदर बैठे आईएसआई के लोग, उनको पता चल गया कि वार कहां पे हो रहा है और कहां कहां पे ये टेररिस्ट बैठे और कहां कहां पे लोग बैठे। वहां से उनको गाइड कर रहे थे टेररिस्टों को। बरखा दत्त नॉर्मल काम कर रही थी लेकिन एक एजेंडे पे काम कर रही थी। बरखा दत्त हर एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पे वार चल रहा। बरखा दत्त ने जो काम किया सबने उसके ऊपर उंगली उठाई थी। उसी तरीके जब कारगिल के अंदर बरखा दत्त पहुंची तो बरखा दत्त अपने साथ सैटेलाइट फोन ले गई थी। साथ में उसके साथ एक कश्मीरी था जो मुस्लिम था और रिकॉर्डिंग कर रही थी। अब रिकॉर्डिंग करते करते उसने सैटेलाइट फोन से बात की, क्योंकि सैटेलाइट फोन की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। और ये कहा जाता है बरखा दत्त ने पाकिस्तान के अंदर कॉल मिलाई और उसके बाद इमीडिएटली एक जो एमुनिशन का डिपो था वो तबाह हो गया। मतलब ये कहा जाता है बरखा दत्त ने पाकिस्तान को लोकेशन दी जहां पे हमारा एमुनिशन का सामान रखा था, जिससे हम वार के अंदर 10 दिन पीछे चले गए। लेकिन
जब मैंने इंक्वायरी की बाद में, तो पता चला कि बरखा दत्त को वहां भेजा था एक रॉ के ऑफिसर ने, और नाम आता है क्योंकि वो बहुत क्लोज थी एएस दुल्लत के, तो उन्हीं का नाम आता है। दुल्लत के बारे में बहुत सी बातें की जा सकती है, जो पाकिस्तान के आईसी कहते हैं बेस्ट अवार्ड के अंदर, जो पाकिस्तान के आईसी के चीफ से मिलकर किताब लिखते हैं रिटायरमेंट होने के बाद। और ये वही आदमी है जिन्होंने, जिनके टाइम में आईसी 814 हाईजैक हुआ था, तब भी कहा था यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर की तो बात ही नहीं की, कोई बात ही नहीं करता था, लेकिन वहां पे भी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी। लेकिन एक और बात है कि जैसे आपने कहा कि यहां से द्रास का रास्ता खुलता है और यहां से पूरा का पूरा सप्लाई चेन जाती है आपके सियाचिन के अंदर। सियाचिन एक न्यूट्रल प्लेस थी, जब पार्टीशन हुआ तब भी उसको रेफर नहीं किया गया। जब 1973 में इंडिया और पाकिस्तान का बात हुई इंदिरा गांधी के टाइम में, या 72 में उनके जो प्राइम मिनिस्टर के साथ, तब भी सियाचिन को रेफर नहीं किया गया। लेकिन यूएस हमेशा अपने नक्शे के अंदर सियाचिन को पार्ट दिखाता था पाकिस्तान का। और अगर वहां पे सप्लाई लाइन ना पहुंचे, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर है सियाचिन के अंदर वो है -40 डिग्री तक पहुंच जाता है, अगर वहां पे सप्लाई लाइन रोक दी जाए जो सारी पास होती थी आपके कारगिल के रास्ते से, तो हमारी फौज तो भूखी मर जाती। तो पाकिस्तान यही चाहता था। और अगर उनको सामान ना पहुंचता तो जो फौज बैठी रहती थी उसको सामान ना पहुंचता तो उनको वोकेट करनी पड़ती जगह, या उनको भागना पड़ता वहां से। और अगर कारगिल के बाद सियाचिन पाकिस्तान के कंट्रोल में आता तो लेह लद्दाख भी चला जाता पाकिस्तान या चाइना के पास। चाइना का तो वैसे ही नजर है लेह और लद्दाख के ऊपर, क्योंकि यहां से एक नुब्रा रिवर निकलती है सियाचिन से जो पूरे लेह को फीड करती है। तो ये भी एक रिपर्पस है इसका। लेकिन आज जैसे आपने कहा यहाँ पे जोजिला टनल बन रही है और मोस्टली पूरी हो चुकी है, और साथ में एक और बात चल रही है, गवर्नमेंट ने एक और रास्ता खोला है, यहाँ पे रेलवे लाइन खोली है जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से वो जाएगी आपके लेह के अंदर, और उसके ऊपर 1 लाख करोड़ का खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, 1 लाख करोड़ का। इसके अंदर क्योंकि लेह के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो इस ट्रेन के अंदर ऑक्सीजन भी होगी और आर्मी मूव कर सकेगी। हम जो सप्लाई लाइन जाती है जैसे सर्दियों के अंदर जब 6 महीने यहाँ पे बंद हो जाते हैं, रास्ते बंद होते हैं, तो हमारी जो सप्लाई लाइन जाती है वो एयर के थ्रू जाती है। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर किसान के एजिटेशन की गई थी, जहाँ पे डीप स्टेट भी पीछे थी, एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे, जिसके अंदर कांग्रेस के राहुल गांधी भी थे। उसका पर्पस था कि जो हमारी सप्लाई जाती है रेल लद्दाख के अंदर या सियाचिन के अंदर वो रुक जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने किसी ना किसी तरीके से वहां पे सप्लाई लाइन को चालू रखा और अल्टीमेटली किसानों की जो एजिटेशन थी वो फेल हो गई इसी रीजन पे। तो हमारे देश के खिलाफ जो बात करते हैं एजेंडा वो करते हैं, कांग्रेस भी करती है, डीप स्टेट भी करती है। लेकिन अगर सियाचिन, अगर कारगिल हमारे हाथ से निकलता और सियाचिन भी चला जाता तो लेह लद्दाख चला गया था। लेकिन दूसरी बात ये कहूंगा कि ये जो कारगिल की लड़ाई जीते हैं, हम कोई उसके सपोर्ट से नहीं जीते। क्या जो हमारे आर्मी के चीफ हैं वीपी मलिक, हम जीते हमारे जो आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं या ऑफिसर्स हैं उनकी वजह से, जिन्होंने बहादुरी दिखाई उस टाइम पे। और एक और बात आती है, जब कारगिल का वार चल रहा था तो उस टाइम पे जो वीपी मलिक है वो कहां थे? 6 दिन के लिए पोलैंड चले गए थे आम काम करने के लिए, मजे करने के लिए। मतलब यहां वार चल रहा, पोलैंड चले जाते हैं। तो ये कुछ बातें कही हैं, और अगर आपके पास कोई चीजें हैं तो बताइए, फिर मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। और एक और बात मैं कहूंगा, देखिए मैं एक और बात कहूंगा, मैं आपको बात कहूंगा। एक सी वांगडुस थे, सी वांगडुस जो रॉ के ऑफिसर थे, वो कारगिल के आसपास पोस्टेड थे, और उन्होंने मार्च के अंदर इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पे जो कारगिल के अंदर एक पाकिस्तान की आर्मी घुस चुकी है। फिर दोबारा अप्रैल के अंदर इंफॉर्मेशन दी, 2 रिपोर्ट्स और भेजी उन्होंने, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके ऊपर। और फिर दिल्ली आए, दिल्ली आके बात की तो किसी ने उनसे ढंग से बात नहीं की। बाद में मेरे से बात हुई उनकी, क्योंकि उनकी ट्रांसफर उनको चाहिए थी लेह के अंदर। मैं दिल्ली में बैठा था, मैंने कहा कहते मेरी ट्रांसफर करा दो, मैंने कहा करा दी उसकी ट्रांसफर। कहते मैं लेह को बिलोंग करता हूं, मैंने ट्रांसफर, तब मुझे वो सारी बातें बताई। दूसरी एक और बात है, जो लोग कहते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारा क्या रॉ कोई आंख बंद करके बैठा है? चलो मान लिया आईबी के पास इतना नहीं है, लेकिन जो डीएमआई है, जो आपकी डिफेंस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास भी थोड़ी सी शॉर्टेज है। लेकिन रॉ के पास तो पूरी इंफॉर्मेशन है। देखिए रॉ का बहुत बड़ा नेटवर्क है, हम बाहर को भी देखते हैं, और रॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। साथ में बॉर्डर के पास हमारे लिस्निंग पोस्टें लगी हुई हैं, टेक्निकल लोग बैठे हैं जगह जगह के अंदर, और सारी की सारी रिकॉर्डिंग की जाती है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मूवमेंट होती है आर्मी की, अगर हम वो नहीं देखेंगे तो हम सुरक्षा क्या कर पाएंगे देश की? हम वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं आर्मी को और वो पास करते हैं गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे जब सारा कुछ हो रहा था, तो मैंने जब बाद में इंक्वायरी की, मैंने कहा क्या हुआ यहाँ पे? तो किसी ने कहा जी यहाँ पे जो, क्योंकि अगर वहां पे 50-100 इनके आर्मी के लोग भी शिफ्ट करते हैं तो वो हमारे उस नोटिस में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे लिस्टिंग पोस्टों के थ्रू।
और हमारा एक जो प्रोसेसिंग सेक्शन है पाकिस्तान के बारे में, वहां पे पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है, पूरी डिटेल इकट्ठी की जाती है, उनको असेस किया जाता है। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे जब आए थे पाकिस्तानी, तो यहाँ पे वो बात कर रहे थे आपके पश्तो के अंदर, पश्तो के भी यहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर्स होंगे। और इनिशियली क्या था कि जब पाकिस्तान ने यहाँ पे भेजने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी पहले तो हम कोशिश करेंगे अपने इनको भेजेंगे मिलिटेंट को, लेकिन बाद में कहा मिलिटेंट, जैसे आपने ठीक कहा, मिलिटेंट पहाड़ियों पे तो इस हिसाब से नहीं चढ़ सकते जिस हिसाब से आर्मी के लोग चढ़ सकते हैं, क्योंकि आर्मी के लोग प्रॉपर ट्रेंड है। मिलिटेंट तो आपको गोली चला देगा, यहाँ वहां मार देगा, वो भाग जाएगा, लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर सकता जैसे आर्मी के लोग काम कर सकते हैं। तो ये उन्होंने जैसे उनको सलवारें पहना के ऊपर भेज दिया गया। और उसके बाद अब ये जो सारी बात थी क्यों छुपाई गई, किसने छुपाई गवर्नमेंट से, किसने बरखा दत्त को भेजा? ये रॉ के जो टॉप बॉसेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मैं कहता हूं गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए आज भी, क्यों इंफॉर्मेशन छुपाई गई, क्यों नहीं दी गई, पास की गई? जो सी बांग्डो से इंफॉर्मेशन दी थी क्यों नहीं दी गई? और जो इंफॉर्मेशन आई थी हमारे रॉ की तरफ से वो क्यों नहीं पास ऑन की गई? अगर हम बॉर्डर को प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या कैसे अपनी कंट्री को डिफेंड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन थी। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने उस सीट पे काम किया होगा, और ये देश से गद्दारी की बात है। देखिए वीपी मलिक को तो मैं अलग कह सकता हूं कि वो इनकम्पिटेंट थे, जो अपने आप को कहते हैं मैं हीरो हूं, कारगिल का हीरो नहीं है। उनकी वजह से अगर हमारे यहाँ पे 600 सोल्जर मरे हैं तो वहां पे 300 सोल्जर मरते। और दूसरी बात एक और आती है, जब यहाँ पे मारना शुरू किया हमने, क्योंकि जब इनकी लोकेशन दे दी, जैसे आरएस बेदी, मेजर आरएस बेदी ने पूरी लोकेशन दे दी, तो यहाँ पे बफोरगंज को लगाया गया, बफोरगंज से उनको टोका गया, क्योंकि बफोरगंज के एम्यूनिशन के ऊपर जीपीएस लगा हुआ, वो पिन पॉइंटेड स्ट्राइक कर सकता है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और साथ में स्मार्ट बॉम्ब दिए गए आपका इजराइल के द्वारा, बगैर इंडिया के पूछे। हमने जब अपने प्लेन, क्योंकि हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं थे, अगर अटैक हेलीकॉप्टर उस टाइम पे होते जैसे प्रचंड की हम आज प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये दिक्कत ना होती। जब प्लेन भेजे गए तो इनके पास तो शोल्डर माउंटेड गन्स थी, उससे 2 प्लेन हमारे गिर गए, लेकिन बाद में सारा कंट्रोल में आ गया। और जब पाकिस्तान के लोग भागने लग गए, वहां से मरने लग गए, तो इन्होंने हाइट से नीचे आना शुरू कर दिया। जब हाइट से नीचे आ रहे थे तो हमारे जो प्लेन थे उन्होंने स्ट्राइक की और मारने शुरू कर दिए। 3000 पाकिस्तान के सोल्जर मारे गए। तो उस टाइम पे मुशर्रफ भागे भागे गए आपके नवाज शरीफ के पास कि आप कुछ करिए, इंटरवीन करिए। उसने कहा मैं कैसे इंटरवीन करूं? कहते आप यूएस से बात करिए। तो उन्होंने उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट से बात की, क्योंकि यूएस के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, एक है डीप स्टेट, एक वहां की गवर्नमेंट है। कभी डीप स्टेट डोमिनेट करती है और वो उसी तरीके से काम करती है जो उनके देश के इंटरेस्ट में, उनका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट का अपना एजेंडा होता है। तो उस टाइम पे जो उनके जो प्रेसिडेंट थे, शायद बिल क्लिंटन थे, उनका वार आपने स्टार्ट किया, वार आप खत्म करो। तो अल्टीमेटली उन्होंने इंडिया से बात की, लेकिन इंडिया ने तब तक इनके 3000 सोल्जर को मार दिया था। और 3000 सोल्जर मारना बहुत बड़ी बात है, और हमारी हाइट्स को विकेट करा लिया था। लेकिन इसके अंदर 2 बातें कहूंगा। एक तो देश के दुश्मन वो हैं जो देश के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने देश से गद्दारी की, चाहे रॉ के चीफ हों, चाहे हमारे एनएसए हों। और मैं साथ में एक और बात बता दूंगा, जो दुल्लत को रॉ में लाया गया था तो कोई पर्पस नहीं था उनको लाने का। रॉ के अंदर कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं। आर्मी का अलग रोल होता है, अपने एयरफोर्स का अलग है, और नेवी का अलग है। अगर आप आर्मी के चीफ को या आर्मी के सीनियर ऑफिसर को नेवी का चीफ बना दोगे, तो क्या वो जो इनके आपके शिप्स हैं उनके पर टैंक लगा देगा? उनकी अलग काम है, उनका अलग है। इसी तरीके से जो आईबी का काम है डिफरेंट है, रॉ का काम अलग है। लेकिन दुल्लत को यहां बनाने का, लाने का एक पर्पस था कि वाजपेयी की पीठ में छुरा घोंपना। वाजपेयी की पीठ पे छुरा घोंपते घोंपते देश की पीठ पे छुरा घोंपे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। क्योंकि अगर आप किसी के पीएम को हार्म करना चाहते हैं और देश का नुकसान होता है, तो इनको तब भी फर्क नहीं पड़ता। और उस टाइम पे जो एनएसए थे, दिनेश मिश्रा, अटल बिहारी वाजपेयी के एनएसए, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन जाती है। रॉ का कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है पीएम को इंफॉर्मेशन भेजने का। पहले पीएम को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती थी जब इंदिरा गांधी पावर में थी। जब से एनएसए बने हैं, सारी इंफॉर्मेशन जाती है एनएसए के पास। वो जो इंफॉर्मेशन देनी होती है देते, ना देनी हो ना दें। और इसी तरीके से कारगिल की इंफॉर्मेशन अटल बिहारी वाजपेयी को दी नहीं गई। रॉ ने जो इंफॉर्मेशन दी उसको छुपाया गया, और जो हमारे सोर्सेस इंफॉर्मेशन दी उसको भी छुपाया गया। किसने छुपाया? उस टाइम के एनएसए ने। और साथ में एक बहुत सीनियर इनके कैबिनेट के मेंबर थे अटल बिहारी वाजपेयी के, जो पीएम बनना चाहते थे। तो यहाँ तिगड़ी बनी हुई थी। और इसी तरीके से जैसे हमने बात की, जब कारगिल का वार हुआ तो उस टाइम पे सारी चीजें छुपाई गई, और उसके बाद जो एएस दुल्लत थे उनको बना दिया गया रॉ का चीफ, और अरविंद दवे को बना दिया गया गवर्नर। क्यों भाई? क्या काम किया इन्होंने? क्यों बना दिया? वार जितवाया था, हमारे लोग मरवाए थे।
उसके बाद जब IC-814 हाईजैक हुआ 1999 के अंदर, जिसके ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें भी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, उसमें भी कॉन्स्पिरेसी थी अटल बिहारी वाजपेयी को गद्दी से हटाने की। इसी तरीके से लाल किले के ऊपर अटैक हुआ था 2001 में, और उस अटैक के अंदर जो लोग आए थे उसकी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी नेपाल के अंदर बैठे कुछ लोगों ने, लेकिन उसको भी नहीं पास करने दिया और वहां पे इंसिडेंट होने दी, क्योंकि वाजपेयी को बदनाम करना था, देश को नुकसान पहुंचाना था। फिर जब पार्लियामेंट का अटैक हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन भी दी गई थी, बड़े क्लियरली दी गई थी, उस पर बात करेंगे, लेकिन वो भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और अटैक हो गया, लेकिन किसी ने इस पे बात नहीं की, क्योंकि अटैक का पर्पस था कि यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाना, उनकी गद्दी से हटाना और साथ में देश जाए भाड़ में, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट को सारी की सारी चीजों की इंक्वायरी करनी चाहिए। आज एक इंक्वायरी कमेटी बिठाए गवर्नमेंट, कौन कौन लोग थे जिसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिन जिन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। और अगर आप कर्नल पुरोहित को रिवार्ड दे सकते हो इतने सालों के बाद, उसको प्रमोशन दे सकते हो, जो लोगों ने इंफॉर्मेशन दी थी इसके बारे में, जैसे सी बांगटूस जिन्होंने कारगिल की इंफॉर्मेशन दी थी, और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी आपके IC-814 हाईजैकिंग की, और जिसने इंफॉर्मेशन दी थी पार्लियामेंट के अटैक, जिसने पार्लियामेंट अटैक की, उनको रिवार्ड देना चाहिए, बल्कि उनको पनिशमेंट दी गई थी उस टाइम पे। इस तरीके से रॉ काम कर रहा था। जब देश के सिपाही देश के गद्दार बन जाए तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास कोई क्वेश्चन तो कीजिएगा, नहीं तो प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, बस बाकी की बातें अगले प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।